जी। निशान जी, ये बताइए कि आपने इग्नू से पीजी किया है। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड। ये बताइए कि इग्नू के रीजनल सेंटर यूपी में कहाँ कहाँ पर है? सर रीजनल सेंटर इलाहाबाद में है। स्टडी सेंटर इसके झांसी में है सर। मेरा दिल्ली था सेंटर। नहीं, मैं रीजनल सेंटर की बात कर रहा हूँ। यूपी में रीजनल सेंटर इग्नू के कौन कौन सी जगहों पे हैं? दो जगहों पर है। सॉरी चलिए, कोई सर। बात नहीं, देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कि झांसी का ऐतिहासिक महत्व क्या है, मतलब थोड़ा सा बताइएगा। सर सर, प्राचीन काल में झांसी 6 BC में छठी महाजनपद के तहत आता था। पूर्व मध्यकाल में यहाँ पर कला संस्कृति का विकास हुआ। मध्यकाल में हम देखते हैं कि बुंदेले राजाओं ने यहाँ पर ऐतिहासिक संस्कृति का विकास किया। 1857 की क्रांति में झांसी हृदय स्थल रही और यहाँ की नायिका रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सशस्त्र विद्रोह किया। अच्छा, उसके बाद सर बीच ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था, मतलब पहले का नाम क्या था? सर उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु था। ठीक है। ये झांसी का किला किसने बनवाया था? सर ओरछा के राजा बुंदेलाओं ने झांसी के किले का निर्माण कराया। अच्छा, राजा का नाम देख लीजिएगा आप, ठीक। एक चीज ये बताइए कि जैसे आपने लिखा कि ऐतिहासिक जो स्थल है उनका भ्रमण करते हैं, तो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं यूनेस्को की। हेलो। ये बताइए कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा देता है, उसमें इंडिया की कितनी साइट्स हैं करंट में? सर मुझे 37 तक याद थी, जिसमें से ओके। 37। जी। चलिए, 38 है। इसमें कल्चरल में पूछना चाह रहा था कि कल्चरल कितनी है, जैसे आपका था कि। जी। सर इसमें 30 कल्चरल हैं, 7 प्राकृतिक हैं, नेचुरल ठीक है। साइट्स हैं, और कल्चरल और नेचुरल दोनों हैं। चलिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है। डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है आपके यहाँ बुंदेलखंड में, उसके नोट्स कितने हैं? 6 पॉइंट डेवलप किए गए हैं, तो उनके नाम आपको लर्न हो, मतलब रिकॉल कर पाएंगे? उसमें झांसी सॉरी है या नहीं है, या कौन कौन से प्लेसेज हैं? सर, ये बांदा, हमीरपुर, महोबा, जी। झांसी, अलीगढ़ से होते चलिए। हुए लखनऊ कनेक्ट। चलिए, नहीं, मैं एक्सप्रेस वे नहीं पूछ रहा था, मैं डिफेंस कॉरिडोर पूछ रहा था एक्चुअली। शिवम जी हो गया। चलिए, ठीक है, आप आगे देखिए। हाँ, निशांत जी। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट। यस सर। तो आपने देखा होगा कि उसमें भारत की रैंकिंग काफी खराब आई है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें कौन कौन से डायमेंशंस को यूज किया जाता है जब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। सॉरी सर। ओके ओके, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग पता है इसमें आपको कितनी है 2021 की? सर अंक तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि काफी निम्न स्थिति है इंडिया की। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, क्वाड कंट्रीज के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। कौन कौन से देश शामिल है क्वाड कंट्रीज में? सर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ओके ओके। अच्छा, इसका भारत के लिए क्या बेनिफिट रहेगा क्वाड कंट्रीज का? सर इंडो पैसिफिक के एरिया में भारत का महत्व बढ़ेगा, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी भारत की मजबूत होगी। चीन जैसे कुछ राष्ट्र और जो सोमालिया के समुद्री डकैत हैं, उनसे हमारे जो बिजनेस होता है और बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स का हम समाधान कर पाएंगे। और सर जो पिपिक और इंडो पैसिफिक के जो आइलैंड्स हैं, उनके डेवलपमेंट में भी ये सारे देश काम करते हैं। ओके ओके। अच्छा, जैसे अभी एक टर्म बहुत यूज हो रही है और इस पर बड़ा घमासान चल रहा है, लव जिहाद। एक्चुअल में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या है लव जिहाद और ये क्यों इतना चर्चा में रहता है।
सर पारिभाषिक शब्दावली में देखें तो जब कोई किसी दूसरे धर्म के साथ धर्मांतरण करके शादी की बात की जाती है तो वो लव जिहाद कहलाता ठीक है। व्हाइट कॉलर करप्शन के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? है। सॉरी सर। ओके ओके ओके। अच्छा, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, थोड़ा आइडिया? सर जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर दोनों में वृद्धि होती है तो उसे स्टैगफ्लेशन। अच्छा, अभी आपको लगता है कि भारत अभी उसी स्टेज में है? सर अभी तो उस स्थिति में नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना व्यतीत की जा रही है कि कोविड-19 महामारी का ये दौर लंबा चलता रहा तो भारत इस स्टेज में जा सकता है। जी। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आपके जिले में कौन सा उत्पाद आता है? सर सॉफ्ट टॉयज। ठीक है लक्ष्मी सर, अब आप देखिए। निशांत जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग। निशांत जी, जैसा कि आप कॉमर्स से स्नातक किया आपने, इसके बाद आपने एमए इतिहास विशेष किया, इसके Yes, sir. प्रति कोई रुझान? क्योंकि आपका तो कॉमर्स रहा, फिर इतिहास को उन्मुख किए आप, आपका मुख्य विषय भी इतिहास रहा। सर बीकॉम के बाद मैं जॉब करता रहा और सिविल सेवा की तैयारी करता रहा। उसी समय मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास था और मुझे मेरी इतिहास में रुचि बढ़ी और मुझे लगा कि मैं इस विषय में ज़्यादा बेहतर और पारंगत तरीके से काम कर सकता हूँ। और फिर मुझे लगा कि मुझे अपना एकेडमिक भी कंटिन्यू करना चाहिए जो मेरे व्यक्तित्व में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तो मैंने डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इग्नू से एमए। निशांत जी, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बताइए तीन। सर डिप्टी कलेक्टर, सर सेकंड एआरटीओ, थर्ड डीपीआरओ। डीपीआर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न हो रहे हैं, इस कंडीशन में डीपीआरओ कार्य दायित्व क्या है? सर निष्पक्ष, पारदर्शिता और शुचितापूर्ण तरीके से पंचायतों को चुनाव कराने में इनकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका है डीपीआरओ के पद की। और जैसे पहले रोस्टर तैयार होगा, अभी सर मतदान होगा, मतदान के बाद परिणाम आएगा, परिणाम के बाद पंचायतों का गठन होगा, तो उसमें सर ये केंद्रीय भूमिका हमारी। अच्छा निशांत जी, जैसे कि आप एसडीएम पद पे कार्यरत हैं और आपके इलाके में कहीं जगह आग लग जाती है, क्योंकि इस समय गेहूं फसल तैयार है, ग्रीष्मकाल चल रहा है, और आपको सबसे पहले सूचना मिलती है किसी माध्यम से, और उसमें रात के 11 बज रहे हैं, तो आप पहले क्या कदम उठाएं? सर मैं सूचना की पुष्टि करते ही सबसे पहले पुलिस कार्यबल को बुलाऊंगा और उसके बाद मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फ़ोन करूंगा 100 के बाद 101 नंबर पे। और जैसे कि मैं कंफर्म हो गया कि आग लगी है तो वहाँ पे मैं घटना स्थल पर जाकर आग बुझवाने के प्रयास करूंगा। उसकी जो भी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति के लिए जो भी मेरे पदीय कर्तव्य है उनका निर्वहन करूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन निशांत जी, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम के कार्य और दायित्व में क्या भेद? सर डिप्टी कलेक्टर अपनी पावर यूपी रेवेन्यू कोड 1951 से लेता है और ये भू राजस्व संग्रहण और उनकी सुनवाई से संबंधित कार्यों को अंजाम देता है। सर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है जो अपनी शक्तियों को सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं से उद्धृत करता है और दंडाधिकारी के रूप में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम अपने क्षेत्र में करता है। अच्छा निशांत जी, जैसे कि अभी फिलहाल कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या बता सकते हैं किन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के? सर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। सर 5 राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे निशांत जी,
जैसे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय समानांतर एक समय हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों तक हुआ और जैन धर्म कहीं न कहीं से एक सीमित क्षेत्र तक रहा। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? सर बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसने पूरे एशिया को और उससे आगे विश्व को आकर्षित किया और ये तेजी से फैल गई। सर बौद्ध धर्म को महान राजाओं का संरक्षण मिला, जैसे कि अशोक, बिंबिसार, कुषाण, इन राजाओं ने इसे दूरस्थ देशों तक फैलाया। सर उसके बाद जो बौद्ध धर्म के जो क्षेत्रीय विद्वान थे, जैसे फाहियान, हिनसांग, संयोगन, इत्सिंग, लामा, तारानाथ वगैरह, इन लोगों की भी भूमिका रही कि साहित्य, कला, स्थापत्य आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ इस जगह पर। बहुत बढ़िया। शिवम जी। हेलो निशांत जी, यस सर। आपका पूर्व चयन नायब तहसीलदार के पोस्ट पे हो चुका है, ठीक है? तो अभी वर्तमान में आपकी ट्रेनिंग हुई कि नहीं? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग नहीं हुई ना अभी? नहीं सर। अच्छा, तो आपको ये पता है इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? कुछ जानकारी है उत्तर प्रदेश में? यस हेलो। सर, राजा टोडरमल संस्थान, हरदोई। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, कोई भी पोस्ट जैसे मान लेते हैं तहसीलदार है, तहसीलदार से छोटी है तो उसको हम ये बोल सकते हैं असिस्टेंट तहसीलदार। नायब में ऐसा क्या था जो नायब जोड़ा गया? ज्यादातर पोस्टों में आप देखिए ना, प्रमुख पोस्ट के नीचे वाली पोस्ट को असिस्टेंट बोलते हैं। नायब में ऐसा क्या था जो नायब लगा रहने दिया गया? क्या मतलब सर कारण हो सकते हैं आपके अनुसार? सर ये अरबी भाषा का शब्द है नायब, जिसका तात्पर्य होता है सेकंड इन कमांडर। तो सर चूंकि वो दिल्ली सल्तनत के समय और मुगल काल में जो राजस्व व्यवस्था थी वो कंटिन्यू करती रही, तो उसी शब्दावली को यहाँ पर ले लिया गया। जबकि सर जैसे कि हम देखते हैं कि पुलिस जो व्यवस्था है वो मॉडर्न युग में हमने 18वीं और 19वीं सदी में अपनाई, तो वहाँ हमने असिस्टेंट पद लिए। ऐसी कॉमर्शियल सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, ये सर मॉडर्न एज में आया, तो हमने वहाँ पे असिस्टेंट शब्द का यूज। अच्छा, इतिहास आपका वैकल्पिक विषय है, तो मुझे ये बताइए इतिहास में कौन सा राजा आपको प्रिय लगता है और क्यों? सर वैसे तो मुझे कई राजा अच्छे लगते हैं, लेकिन सम्राट अशोक को मैं सर्वोच्च स्थान देता हूं। कारण क्या है इसके? सर विश्व का एक पहला ऐसा राजा, जब वो अपने साम्राज्यवाद के शिखर पर था, तो अपनी तलवार को म्यान पर रख के कहता है कि सम्राट अशोक अब घिरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाएगा, और पूरे राज्य के कल्याण के लिए सर वो काम करता है। सर जहां और लोग कहते थे कि पड़ोसियों पर विजय पाना है, वो पड़ोसियों के साथ जिए और जीने दो की नीति को अपनाया। सर ये चीजें मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। कुछ इतिहासकार अशोक पे आरोप भी लगाते हैं कि वो चाहे तो दूसरा सिकंदर बन सकता था, क्योंकि उसको वेल एस्टेब्लिशमेंट राज्य मिला था, जिसे चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने बनाया था। तो कुछ लोग अशोक पे ये भी आरोप हैं कि इतना सशक्त राजा होने के बाद में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। यस सर। सर मुझे लगता है कि ये तो भारतीय संस्कृति की अनन्य विशेषता है कि हम साम्राज्यवाद की तरफ जा सकते थे, लेकिन हम शांति की ओर गए, और इन्हीं बातों को सर महत्व देते हुए अशोक ने ये बात की। लेकिन अशोक शांति, सुरक्षा और लोगों के जन कल्याण की ओर गया। इसीलिए जब हम यूएनओ का चार्टर देखते हैं तो उसमें कई सारी बातें हमें अशोक के धम्म की दिखाई देती हैं। अच्छा, अकबर ने, जैसा कि आपको पता होगा, एक नया धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही। तो क्या आपको नहीं लगता कि अकबर रोम के पोप जैसा बनना चाह रहा था? मतलब ये भी सर इतिहासकारों का आरोप है। यस सर। सर कुछ इतिहासकार इस तरह के आरोप अकबर पर लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दीन इलाही के माध्यम से अशोक विभिन्न धर्मों के जो अच्छे तत्व और अच्छे गुण थे उन्हें खोजकर एक बेहतर समाज और धर्म का निर्माण करना। अच्छा अच्छा, बताइए, जैसे आपका कॉमर्स में स्नातक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, यस सर। क्या ई कॉमर्स ही आगे मार्केट का भविष्य है? क्या ये छोटी छोटी
दुकानें समाप्त होने की ओर अग्रसर हैं? सर भविष्य में ई कॉमर्स का सबसे बड़ा आयाम बनकर उभरेगा, लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी दुकानों का भी अस्तित्व सर रहे। नहीं, लगातार देखिए छोटे जो मतलब असंगठित क्षेत्र के शॉपकीपर हैं वो लगातार इसकी ओर दे रहे हैं, मतलब कि नहीं सर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार से भी बार बार इस चीज की ओर वो डिमांड कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए। अभी कुछ महीनों पहले सरकार ने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी ई कॉमर्स कंपनियों को। तो आग तो है तो भी इसीलिए तो धुआं उठ रहा है। आपके क्या विचार है इस बारे में? यस सर, ये ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि छोटे छोटे असंगठित क्षेत्र के दुकान व्यवसाय बंद हो रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रीय आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें क्षेत्रीय दुकान ही पूरा कर सकते हैं। जैसे सर विशेष प्रकार की मिठाई बनती है, विशेष प्रकार के पकवान, खेल खिलौने, पान लगता है, तो उन्हें ई कॉमर्स कंपनी इतने अच्छे से उन्हें कवर अप नहीं कर पाएंगी, तो उनके लिए दुकानों का अस्तित्व जरूर बना रहेगा। ओके फाइन निशांत जी। शुभम थैंक जी यू सर। कह रही